दीनदयाल जी कहते थे कि ये समाजवाद और पूंजीवाद दोनों एक मां जाए सगे भाई हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? ये दोनों केंद्रीकरणवादी हैं, ये दोनों भौतिकतावादी हैं, ये दोनों अर्थवादी हैं। इनमें विवाद कहाँ है? इनमें विवाद केवल यह है कि ये जो केंद्रीकरण है, इस केंद्रीकरण का मालिक कौन होगा। समाजवादी कहता है कि इस केंद्रीकरण का मालिक सरकार होगी, और पूंजीवादी कहता है केंद्रीकरण का मालिक निजी संस्थाएं होगी। इसके अलावा इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसलिए दीनदयाल जी कहते थे हम इन दोनों के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है दोनों के? कि ये दोनों केंद्रीकरणवादी हैं। हम इस केंद्रीकरण के खिलाफ हैं। क्यों है केंद्रीकरण के खिलाफ? कि यह केंद्रीकरण मानव की एकात्मता को भंजित करता है, तोड़ता है उसको। क्यों तोड़ता है? कि ये जो एकात्म मानव है, ये एकात्म मानव संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे है। जो ब्रह्मांड में इस पिंड में है। तो हर व्यक्ति को अवसर होना चाहिए। किस बात का अवसर होना चाहिए? कि वह कर्म कर सके, सृजन कर सके। और इसके लिए दीनदयाल जी ने एक अवधारणा दी। उस अवधारणा का नाम है आर्थिक लोकतंत्र। उन्होंने कहा जैसे राजनैतिक लोकतंत्र का निकष है हर वयस्क को वोट, हर वयस्क को मताधिकार, यह राजनैतिक लोकतंत्र का निकष है। दीनदयाल जी कहते हैं हर वयस्क को कार्यावसर, यह आर्थिक लोकतंत्र का निकष है। जो अर्थव्यवस्था संततियों की कार्यावसर की स्थिति को छीन लेती है, वो अर्थव्यवस्था तानाशाही है, वो अर्थव्यवस्था इनह्यूमन है, गलत। और इसलिए एक निकष दिया उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था कौन सी अच्छी? अर्थव्यवस्था वह अच्छी जो संतति के कार्यावसरों को बढ़ाती है, और अर्थव्यवस्था वह खराब जो संतति के कार्यावसरों को छीन लेती है या कम कर देती है। आजकल हमारे यहाँ शब्द प्रयोग होता है कि कंपटीशन का जमाना है। क्या मतलब है? क्या जमाना कंपटीशन का? ये झूठ है, धोखा है। ये क्यों है धोखा? कि ये स्केर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों के अभाव को छुपाने का नाम है ये। मैं कहूं साहब ये चीज बहुत अच्छी है, आप सुने हाँ अच्छी तो है, और अगला वाक्य बोलूं इस अच्छी चीज को पाने के आप सब हकदार हैं, तो चमत्कार होगा कि वहां चलो सब हकदार हैं। और आपके लिए हमारे पास योजना भी है कि आप इसे प्राप्त कर सकें, तो सब उत्सुक होंगे कि हाँ अच्छा योजना भी है। क्या योजना है? तो सब दौड़ के आइए, जो पहले आएगा उसको मिलेगा। क्या मतलब है इसको? ये जो एक जिसने प्राप्त की पहले आया, उसे गलत फहमी है कि मैं 30 मार खा हूं जो 99 को हरा के आया हूं, और इन 99 में कुंठा आएगी कि अवसर तो हमको भी था, अवसर तो हमको भी था पर हम देरी से पहुंचे। झूठ है ये एक वस्तु है, ये एक को ही मिल सकती है। यह घोषणा ही गलत है कि आप सब इसे पा सकते हैं। आप सब इसे नहीं पा सकते, क्योंकि यह एक है, आप में से एक ही पाएगा। और इसलिए मेरे पास क्या तरीका है? मुझे 99 को हटाना है, 99 को इस वस्तु के प्राप्त करने के अवसर से दूर करने का नाम है कंपटीशन। ये धोखा है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, गलत है ये। और इसलिए इसका परिणाम क्या क्या हो रहा है? इस एक कंपटीशन मात्र से हमारे समाज में क्या परिणाम हो रहा है? आज अपनी संतान की
सबसे बड़ी दुश्मन उसकी मां बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? पढ़ो, खेलना नहीं, सामाजिक काम में जाना नहीं, मेले खेले में जाना नहीं, स्कूल गया, घर आया, ट्यूशन पर गया, फिर घर आया, होमवर्क किया, थका और सो गया। जिस आयु में बच्चे को खेलना और खिलना चाहिए, जिस आयु में बच्चे को खेलना और खिलना चाहिए, उस आयु में तनावग्रस्त, उस आयु में चिंताग्रस्त, उस आयु में सदमे में पड़ा हुआ, ये कैसी पढ़ाई है भाई? बालक जो घर में सीखता है, जो खेलने में सीखता है, जो माता पिता भाई बहन दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी चचेरे भाई ममेरे भाई, इनमें जो सीखता है, क्या दुनिया की कोई पाठशाला वो सिखा सकती है? दुनिया का कोई कोर्स वो सिखा सकता है? तो अपने ही बच्चों को अशिक्षित बनाने के लिए हम घोर प्रयत्न करते हैं, महत्वपूर्ण प्रयत्न करते हैं। और परिणाम उसका क्या हो गया है? उसका परिणाम यह हो गया है, ऐसे गलत गलत मुहावरे स्थापित हो गए। कंपटीशन है इसलिए क्या, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या मतलब आगे बढ़ने का? आगे बढ़ो क्या होता है? आगे बढ़ो मतलब होता है औरों को पीछे छोड़ो। औरों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे? कहां बढ़ो, कहां जाओगे आगे? तो ये समाज है, समाज एक कारवां है। इस कारवां की जो गति है वो है संगच्छध्वम, साथ चलो, संवदध्वम, साथ बोलो, संवो मनांसी जानताम, साथ सोचो, और रेसिंग, दौड़ना। दौड़ना यह स्वाभाविक क्रिया नहीं है, दौड़ना एक अस्वाभाविक क्रिया है। दौड़ना आपातकाल में होता है। आदमी रोज दौड़ता रहे तो क्या होगा? तो दौड़ना, दौड़ो, दौड़ लगाओ, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देयर शुड बी नो रेसिंग। समाज में रेसिंग थोड़ी होती है कोई। समाज में की गति होती है चरैवेति, चरैवेति। चलते रहो, चलते रहो, सहज गति से रहो। कारवां रहेगा। जब बुद्धू और बुद्धिमान साथ रहेगा तब ना विकास होगा। जब गरीब और अमीर साथ रहेगा तब ना विकास होगा। जब सकलांग और विकलांग साथ रहेगा तब ना विकास होगा। सारे सकलांग एक तरफ और सारे विकलांग एक तरफ तो विकास होगा। सारे बुद्धू एक तरफ, सारे बुद्धिमान एक तरफ तो विकास होगा। तो समाज को इस तरह से बांट करके इन नारों ने, इन स्लोगन्स ने, जो कैपिटलिज्म के नारे हैं, उन्होंने समाज में एक कहर ढाया हुआ है। न केवल भारत में, भारत तो फिर बहुत बचा हुआ है, विश्व इससे बुरी तरह से आक्रांत है। अभी एक अनुभव बताया अनिरुद्ध जी ने कि वो विदेशी लोग घरों में रह के आए तो उन्होंने क्या देखा, यानी उनको आश्चर्य हुआ। आप यदि कभी, आप में से बहुत लोग गए होंगे, गुजरात के लोग हैं, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ अखबारों में समस्या लिखी होती है। समस्या क्या होती है? क्या समस्या आपकी? तो समस्या ये होती है कि मेरा बेटा 18 साल का हो गया, अभी घर में ही रहता है, खाना भी खाता है, पैसा भी नहीं देता है। दिस इज़ माई प्रॉब्लम। कि बेटी जवान हो गई है, घर नहीं छोड़ती है, घर में पड़ी रहती है। यानी जहाँ परिवार संस्था की हालत ये है, और उसके कारण से आज अमेरिका का समाजशास्त्री परेशान है कि वहाँ किशोर अपराध बढ़ रहे हैं। जहाँ पर जितनी आबादी है उस आबादी से ज़्यादा हथियार हैं घरों में। पत्नियाँ अपने पति से रक्षा के लिए बंदूक साथ लेकर सोती है। ऐसी हालत है। बच्चे छोटी छोटी बात में जाते हैं और स्कूल में लड़ाई होती है और ठह ठह कर बंदूक मार देते हैं। वो परेशान है समाज। दया करनी चाहिए उन पर, नकल नहीं करनी चाहिए उनकी। बहुत परेशान में है वो। लेकिन दुर्योग कैसा है? दुर्योग ये है कि हम अपने बच्चों को फीस देकर ये पढ़वाते हैं
कि भारत एक पिछड़ा देश है। हम पढ़ाते हैं उनको कि भारत एक पिछड़ा देश है और यूरो अमेरिका ये विकसित और अगड़े देश है। इसकी कभी समीक्षा नहीं की कि भैया किसने तय कर दिया कि भारत तो पिछड़ा है और यूरो अमेरिकी अगड़ा है। कौन से मानक है वे? यदि मानक ये बनाया जाए कि लोग ज्यादा ईमानदार कहाँ हैं, मानक यदि ये बनाया जाए कि अच्छा परिवार कहाँ चलाया जाता है, मानक यदि ये बनाया जाए कि स्वरोजगार ज्यादा कहाँ है, तो कौन अगड़ा होगा और कौन पिछड़ा होगा? तो भारत अगड़ा होगा, वे पिछड़े हो जाएंगे, क्योंकि परिवार चलाना उनके बस का नहीं। वो स्मार्ट बनेंगे, बी स्मार्ट, बट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये उनकी संस्कृति नहीं है। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है जब जो जैसी जरूरत पड़े वैसा बोलो। जो स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो स्मार्ट का मतलब क्या होता है? जो झूठ बोलना जानता है। वो आपने एक सुना होगा, एक चुटकुला है कि घर में कोई आया बाहर से आगंतुक, तो उसने दरवाजा खटखटाया और छोटा बच्चा घर का बाहर आया और पूछा आगंतुक ने, पापा हैं क्या? बोले पापा ने कहा है पापा घर में नहीं है। तो जब अंदर गया बच्चा तो बच्चे को डांट पड़ी कि बुद्धू ऐसे बोला करते हैं क्या? तो कैसे बोला करते हैं? अरे बोले उसको पता नहीं लगना चाहिए। तो झूठ बोलना एक कला है, वो सिखानी पड़ती है। सच बोलना कला नहीं है, सच बोलना सहजता है। बच्चा सच ही बोलता है। हमको किसी को सच बोलना सिखाने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलना न सिखाने की जरूरत है। और यह स्थिति किस बात पर निर्भर करती है? निर्भर करती है कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, आप रोटी कैसे कमाते हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, आप उपभोग कैसे करते हैं। तो आज एक स्थिति है जिस स्थिति के कारण से भारतवर्ष बचा हुआ है बहुत सी बातों से। उसका बड़ा कारण यह है कि आजकल 3 शब्दों का प्रयोग होता है अर्थशास्त्र में। एक शब्द है पब्लिक सेक्टर, दूसरा शब्द है प्राइवेट सेक्टर और तीसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये तीनों शब्द विदेशी हैं, ये तीनों बाहर से आए हैं, ये भारत पर लागू नहीं होते वास्तव में। अब ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, भारतवर्ष की कितनी मैन पावर लगी है इसमें? तो कोई कहता है 6% है, कोई कहता है 7% है। 6-7% लोग इसमें लगे हुए हैं, यानी 94-93% लोग इसके बाहर हैं। वो क्या करते हैं? वो न पब्लिक सेक्टर में है, वो न प्राइवेट सेक्टर में है। वो क्या करते हैं? वो ठेला लगाते हैं, चाय की दुकान करते हैं, पान की दुकान करते हैं, कहीं छोटी मोटी अपने घर में सेवा करते हैं, वो कपड़ा बुनते हैं। भारत के पारंपरिक उत्पादों में लगे हुए हैं। दीनदयाल जी ने कहा यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, यह सेक्टर है सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर। और यदि भारत की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना है तो नो प्राइवेट सेक्टर, नो पब्लिक सेक्टर, बट वी मस्ट हैव दिस सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर जो स्वरोजगार, स्वावलंबन की दिशा में बढ़ता है। और इसलिए यह कैसे होगा? तब होगा जब अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण होगा। आज स्थिति ऐसी है कि पहले तो परीक्षा का भूत बच्चों का दिमाग खराब करता है, परेशान रखता है उनको। अच्छे मार्क लाओ चक्कर में 90% लाओ, 98% लाओ, तब जाके आगे एडमिशन होगा। और इतना कर कराने के बाद जब डिग्री लेके बाहर आता है वो, तो परेशान कि अब क्या करूं। यानी अपने जीवन के 24-25 महत्वपूर्ण साल इस शिक्षा व्यवस्था और समाज को देने के बाद
वो सोचता है कि मैं क्या करूं। ये कोई समाज है? ये कोई अर्थव्यवस्था है? भारतीय भाषाओं में बेरोजगारी के लिए कोई शब्द नहीं। बेरोजगारी शब्द पर्शियन है, हम बोलते जरूर हिंदी में, पर बेरोजगारी शब्द भारतीय भाषा में नहीं है, पर्शियन में। बेरोजगारी पर्शियन है और अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी है। भारतीय शब्द क्या है इसके लिए? भारत में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? कि भारतीय समाज इसकी कल्पना नहीं करता है। जैसे जन्म से मां के वक्ष में बच्चे को दूध प्राप्त होता है, वैसे ही जिस परिवार में पैदा होता है उस परिवार में उसे धंधा प्राप्त होता है। हमने उस व्यवस्था को तोड़ दिया, बहुत से लांछन लगाए उस पर, और तोड़ने के बाद आज स्थिति यह है कि मेरे घर में पुश्तों से खेती होती है, पर मैं किसान नहीं बनना चाहता। मेरे दादा परदादा स्वर्णाभूषण बनाते थे, कलाकार थे, पर मैं सुनार नहीं बनना चाहता। मेरे पुश्तैनी लोग अच्छे बढ़ई थे, अच्छे वास्तुकार थे, लेकिन मैं वो नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? कि जो मुझे पढ़ाया गया है ये सब छोटे काम है, मुझे बड़े काम करने हैं। क्या करना है? टेबल कुर्सी लगाकर बैठना है। टेबल कुर्सी लगाकर बैठा तो बड़ा आदमी, और खेत में काम कर तो छोटा आदमी। एक तरफ कल की व्यवस्था के ऊंच नीच को गाली देने वाले, आज की व्यवस्था में क्या बना दिया है? आज कोई भी अपने पुत्र को सृजन के काम में, उत्पादन के काम में लगाने को तैयार नहीं है। जहां उत्पादन है वो तो दो ही जगह पर होता है। उत्पादन या तो एंटरप्रेन्योरशिप में है या एग्रीकल्चर में है। उत्पादन कृषि में है, उद्योजकता में है। दीनदयाल जी कहते हैं एक पंचवर्षीय योजना ऐसी बनाओ जिसमें कृषि और उद्योजन को प्राथमिकता देकर घोषणा करो, इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। रोजगार उत्पन्न करने वाली व्यवस्था यह मानवीय है, और कर्म के अवसर को घटाने वाली व्यवस्था अमानवीय है। और इसलिए दीनदयाल जी समाजवाद और पूंजीवाद दोनों व्यवस्थाओं का समान रूप से विरोध करते हैं। और वो कहते हैं विकेंद्रीकरण, स्वरोजगार क्षेत्र, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर और स्वदेशी, ये शब्द हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के सब रोगों को दूर करते हैं। आज कल आप 10-20 साल पहले गांव में कहीं भी जाओ, कोई आदमी काम कर रहा है, पूछो भी क्यों काम कर रहे हो, तो कहेगा बच्चे पालने, घर चलाना है, इसलिए काम कर रहे हैं। पर जो आज के बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, उनसे पूछा क्यों कर रहे हो, कोई जवाब है उनके पास? क्यों कर रहे हो? उनका कोई जवाब नहीं है। वो कहेंगे हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास इतने बिलियन है, उसके पास ट्रिलियन है, मुझे भी उसके पास जाके बनना है ट्रिलियन वाला। मेरा अपना कोई लक्ष्य नहीं है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे केवल उस दौड़ में आगे जाना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या यह जीवन को बर्बाद करने का रास्ता नहीं है? दीनदयाल जी कहते हैं कि योगक्षेम के वहन करने के लिए, आजीविका के लिए दिन में 4-5 घंटे से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। 4-5 घंटे आजीविका के, 4-5 घंटे सांस्कृतिक कामों के। व्रत है, त्योहार है, नृत्य है, गान है, कलाएं हैं, साहित्य है,
साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। आज धीरे धीरे हम ऐसे समाज की ओर जा रहे हैं जो साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन हो गया है। हमने कलाओं को डाल दिया है थिएटर में, हमने कलाओं का बना दिया है मार्केट, खेल का बना दिया है मार्केट। आज कोई बच्चा नाचना चाहे, नृत्य करना चाहे तो वो मोहल्ले में नहीं सीख सकता, उसे फीस देकर के थिएटर में जाना पड़ेगा। संगीत है तो मोहल्ले में नहीं सीख सकता। जब समाज सृजनात्मक प्रवृत्तियों में अपने को लगाता है तब उसमें जीवंतता आती है। और भारत का समाज दुनिया में उत्सव प्रिय समाज कहलाया। क्यों कहलाया? उत्सव कौन मना सकता है? जितने उत्सव भारत में होते हैं दुनिया में कहीं नहीं होते। कैसे होते हैं? क्योंकि भारत ने अपने जीवन के अर्थतंत्र को ऐसा बनाया था कि व्यक्ति जब चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन की छुट्टी ले सकता है, जब चाहे दुकान को ताला लगा सकता है, जब चाहे खोल सकता है, वो किसी का नौकर नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था कैसे आएगी? अभी पिछली बार सवाल पूछा अरुण जी को कि ये बात सुनने में अच्छी लगती है, मुझे कोई कहे हाँ महेश जी बहुत अच्छी बात की दीनदयाल जी ने, करें कैसे इसको? ये कैसे होगी? ये कैसे होगी? ये कैसे होगी? यह सेकेंडरी चीज है, पर क्या यह होनी चाहिए? अभी देश के कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह मालूम है कि यह होनी चाहिए? मैं स्वदेशी का कार्यकर्ता हूं, मैं एमएनसीज के खिलाफ भाषण देकर ऐसे मंचों से घर जाता हूं, और जब खाना खाने बैठता हूं तो मेरे को मिलती है मिठाई खाइए। क्यों? कि अपना जो नौजवान है एमबीए करके आया, नौकरी लग गई। कहाँ लग गई? एमएनसी में। मैं खिलाफ भाषण दे के आया हूँ अभी, और मैं मिठाई खाऊं कि एमएनसी में नौकरी लग गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है उस बातों को करने के लिए अभी हम मन से सिद्ध नहीं हैं। इसलिए ये सब बातें करने की स्थिति में आए हम, इसके लिए पहले ये जरूरी है कि इन बातों पर हमारे मन मस्तिष्क का विश्वास जमे। जब इन बातों पर हमारे मन मस्तिष्क का विश्वास जमेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा फिर हम जाति के आधार पर वोट नहीं देंगे, फिर हम पार्टी के आधार पर भी वोट नहीं देंगे, फिर हम किसी के कहने से वोट नहीं देंगे, फिर हम नीतियों को वोट देना चाहेंगे। और जिस दिन हिंदुस्तान का मतदाता नीतियों को वोट देने लगेगा उस दिन इस नीति को वोट देने का अवसर आएगा। और वह करने के लिए अनुरोध ने कहा था कि लोकमत परिष्कार का एक विषय है जो अभी तो का तो है नहीं। मेरा समय शायद थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत अच्छे हैं आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार।